गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉन में श्वसन यानी रेस्पिरेशन की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉन में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में तीन प्रमुख रूप से तीन सेट ऑफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पहला लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट, दूसरा एपिपोडाइट्स और तीसरा गिल। ये तीनों संरचनाएं जो होती हैं वो मिलकर प्रॉन में श्वसन की क्रिया को पूर्ण करती हैं। प्रॉन के शारीरिक संरचना में, जैसे कि नीचे डायग्राम में आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रॉन का शरीर सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ होता है, सेफेलोथोरैक्स रीजन पे ऊपर की कैरापेस कवरिंग यानी क्यूटिकल कवरिंग पाई जाती है। इस कैरापेस के दोनों लेटरल एक्सटेंशन गिल कवर के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम ब्रेंकियोस्टेगाइड भी कहते हैं। तो ये ब्रेंकियोस्टेगाइड्स जो होते हैं अपने अंदर या नीचे एक स्पेशल चैम्बर का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम गिल चैम्बर कहते हैं। गिल चैम्बर्स दो होते हैं जो कि सेफेलोथोरैक्स के ईदर साइड पे उपस्थित होते हैं। हर गिल चैम्बर जो होता है वो वर्टिकली, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली खुल सकते हैं, यानी आगे की तरफ, अग्र दिशा में, पीछे की तरफ और वर्टिकल डायरेक्शन में। इन तीन संरचनाओं में पहला जो ऑर्गन होता है श्वसन के लिए वो कहलाता है लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट। ब्रेंकियोस्टेगाइट जो होते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, ब्रेंकियोस्टेगाइट श्वसन के सतह के रूप में यानी रेस्पिरेटरी सरफेस के रूप में काम आते हैं और हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें बहुत अधिक मात्रा में रक्त की सप्लाई या ब्लड सप्लाई पाई जाती है। ब्रेंकियोस्टेगाइट एक प्रकार की मेम्ब्रेन रूपी संरचना होती है जो कैरापेस के ठीक नीचे यानी गिल चैम्बर को जो कवर करती है, और इस संरचना पे क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पानी का बहाव रहता है, इस सतह पे पाए जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं या ब्लड लैक्यूने जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरे श्वसन की जो अंग होते हैं वो कहलाते हैं एपिपोडाइट्स। एपिपोडाइट्स तीन जोड़ी के रूप में रहते हैं। ये भी बहुत अधिक वेस्कुलराइज्ड होते हैं, यानी इनमें भी बहुत अधिक मात्रा में ब्लड या रक्त की सप्लाई होती है। ये लीफ रूपी संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं और हर मैक्सिलिपीड के कॉक्सल सेगमेंट के ऊपर ये उपस्थित होते हैं। गिल चैम्बर्स के अग्रभाग पे एपिपोडाइट्स पाए जाते हैं और ये श्वसन के कार्य को प्रिमिटिव गिल्स के रूप में सहायता प्रदान करते हैं। तीसरे श्वसन के अंग को हम जो देखते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, प्रमुख रूप से पाए जाने वाले होते हैं वो कहलाते हैं गिल्स। इस प्रकार से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि गिल्स जो होते हैं वो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी प्रमुख रूप से जो श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है वो गिल्स के द्वारा ही होती है। प्रॉन में गिल्स 8 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, सेफेलोथोरैक्स के हर लेटरल साइड पे और ब्रेंकियोस्टेगाइट के नीचे 8 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, और हर गिल जो होता है वो थोरैसिक वॉल से गिल रूट से जुड़ा हुआ रहता है। इन 8 गिल में से, जैसे कि आप डायग्राम के द्वारा क्रिसेंट शेप गिल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनकी संख्या को अगर हम देखें तो यहाँ गिनती में ये हमें 7 गिल दिखाई देते हैं। 8वां गिल जो होता है वो सेकंड गिल के ठीक नीचे की तरफ छुपा हुआ दिखाई देता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 गिल्स जो होते हैं वो तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन 8वां गिल जो होता है वो हिडन अवस्था में रहता है। तो ये सीरियली अरेंज्ड गिल्स जो होते हैं वो एक के पीछे एक अग्रभाग से पश्चिम भाग की तरफ जैसे हम जाते हैं, इनका साइज लगातार बढ़ता जाता है। किसी भी गिल की संरचना को, अगर एक गिल की संरचना को हम देखें तो इस डायग्राम को, अगर हम ऊपर वाले डायग्राम को देखें तो हमें आसानी से गिल की संरचना के बारे में पता चल सकता है कि हर गिल जो होता है उसकी एक सिलेंडर एक्सिस होती है। इस प्रकार से इसको अगर हम एनलार्ज करके देखें तो ये एक गिल की संरचना है जिसमें एक सिलेंडर
एक्सिस है यानी बेस है, और इस बेस के दोनों तरफ डबल रो ऑफ लीफ लाइक गिल प्लेट्स होती हैं, जिन्हें हम रोम्बॉइडल शेप का नाम देते हैं। जैसे कि खुली किताब के जो पन्ने होते हैं, दोनों तरफ अगर हम पेजेस ऑफ द बुक को देखें तो ठीक उसी प्रकार की संरचना जो होती है वो गिल्स की होती है। इन गिल्स को हम फाइलोब्रैंक के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। अगर एक गिल के क्रॉस सेक्शन को आप स्टडी करें या अगर हम निकाल के देखें तो हर गिल बेस में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी सतह जो होगी वो क्यूटिकल की होती है, जो उसके ठीक नीचे की सतह होती है वो एपिडर्मिस की होती है, और सबसे आंतरिक जो होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। जो हर गिल प्लेट होती है उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक पिगमेंटेड प्रकार की और एक ट्रांसपेरेंट प्रकार की। तो इस प्रकार से ये एक गिल की संरचना को हम आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा आधार होता है जिसको जब हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं टाइप ऑफ गिल, यानी गिल का निर्माण किस स्थान से हो रहा है उसके आधार पे गिल को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं या प्रकार से बता सकते हैं। पहला प्रकार कहलाता है पोडोब्रैंक, दूसरा कहलाता है आर्थ्रोब्रैंक और तीसरा कहलाता है प्लूरोब्रैंक। पोडोब्रैंक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पोडो का मतलब फुट, ब्रैंक का मतलब गिल। जो पहला गिल है एंटीरियर साइड पे, और उसकी उपस्थिति क्योंकि सेकंड मैक्सिलोपीड के कॉक्सा से होती है यानी फुट से जुड़ी हुई होती है, इसलिए पहला गिल जो होता है वो पोडोब्रैंक का प्रकार का डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड गिल टाइप की जो होती है वो होती है आर्थ्रोब्रैंक। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। जो गिल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन्स से जुड़े हुए होते हैं वो आर्थ्रोब्रैंक प्रकार के गिल्स कहलाते हैं। तो 1 से 8 तक में गिल नंबर 1 पहला गिल जो होता है वो पोडोब्रैंक होता है। दूसरे से लेके 8वें तक का गिल जो होता है, हर गिल क्योंकि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और कौन से आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं वो होता है थर्ड मैक्सिलोपीड के आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से, तो ये कहलाते हैं आर्थ्रोब्रैंक प्रकार के। प्लूरोब्रैंक तीसरा प्रकार का होता है। प्लूरो का मतलब साइड प्रकार का, यानी जो बाहरी सतह थॉरेक्स की होती है और वॉकिंग लेग्स की सरफेस से जो जुड़ी होती है उसको हम प्लूरोब्रैंक प्रकार का गिल आइडेंटिफाई करते हैं। 3rd to 7th गिल जो होते हैं वो प्लूरोब्रैंक के प्रकार के डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। प्रॉन के अंदर क्योंकि गिल के ऊपर लगातार पानी का बहाव रहता है, तो ये गिल्स जो होते हैं वो हाईली वैस्कुलर होते हैं, यानी इनमें बहुत अधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई आती जाती है। तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है वो गिल्स से शरीर के अंदर लिए जाती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर पानी में के द्वारा ही बाहर निकाल दी जाती है। अब किसी भी गिल्स के अंदर इस प्रकार की क्रिया के लिए अगर हम आगे के डायग्राम में देखें तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि पानी में जो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई किस प्रकार से हो। तो उस ब्लड के सप्लाई के लिए अगर हम एक गिल की संरचना को देखें, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, हर गिल की संरचना जो कि रोम्बॉइडल शेप में है, जो ऊपर फिगर 2.59 में डिस्क्राइब हो रहा है, अगर इसको हम देखें तो इस गिल की संरचना में 3 प्रकार के चैनल पाए जाते हैं। 2 लेटरल चैनल, 1 मीडियन चैनल और सतह पे किनारे किनारे चलने वाले मार्जिनल चैनल। तो ये जो ब्लड चैनल्स होते हैं ये किसी भी एक गिल प्लेट पे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड का बहाव यानी कोर्स ऑफ ब्लड फ्लो दिखाई दिया जाता है। सिलेंडर मार्जिनल चैनल्स जो होते हैं दोनों तरफ के, वो मीडियन चैनल से जुड़े हुए होते हैं, और दोनों तरफ के लेटरल चैनल जो होते हैं वो बीच में ट्रांसवर्स चैनल से जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन को देखें
तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका मूवमेंट इस प्रकार से है कि किसी भी एफरन ब्रेंकियल चैनल का निर्माण जो वेंट्रल साइनस के थ्रू होता है, वहाँ से ब्लड फ्लो ट्रांसवर्स चैनल की तरफ जाता है, ट्रांसवर्स चैनल से लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल पे जाता है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल से मार्जिनल पे जाता है, मार्जिनल से मीडियन पे जाता है और मीडियन से सर्कुलेटरी सिस्टम की जो इफरेंट ब्रेंकियल चैनल है वहाँ पे जाता है और वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई होता है हार्ट को थ्रू पेरिकार्डियल साइनस। हार्ट या एस्ट्रियास से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लड लेक्यूने में खुलता है, क्योंकि ओपन प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो ब्लड लेक्यूने में खुलता है, जहाँ से घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है वो शरीर के विभिन्न भागों को जाती है। तो प्रॉन के अंदर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की क्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो दर्शाई जाती है एक्सोपोडाइट ऑफ सेकेंड मैक्सिला के मूवमेंट से, क्योंकि वो लगातार एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट दिखाते हैं। वाटर करंट जो होता है वो गिल चैम्बर की तरफ पीछे की भाग से बनता है। इन एक्सोपोडाइट के मूवमेंट से जो मैक्सिलपीड्स के मूवमेंट हैं उससे पानी का बहाव अंदर की तरफ गिल चैम्बर के अंदर की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है और लेटरल साइड की तरफ जाता है। जब पानी का बहाव बनता है तो जो ब्रेंकियोस्टेगाइड्स के और गिल्स के और एपिपोडाइट्स की वेस्कुलराइट सरफेसेस हैं, यानी जहाँ पे अधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई है, वो पानी से डूब जाती हैं और उसी स्थान पे गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन ले ली जाती है शरीर के अंदर यानी ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली हुई होती है वो शरीर के वेंट्रल रीजन गिल चैम्बर के वेंट्रल रीजन से बाहर निकलती है बाय द मूवमेंट ऑफ एपिपोडाइट्स। प्रॉन के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है यानी श्वसन का जो रंजक होता है उसे हम हीमोसाइनिन का नाम देते हैं, जो प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है और इसी हीमोसाइनिन की सहायता से ऑक्सीजन जो होता है वो सारी टिश्यूज़ को या सारी सेल्स को जाता है और हीमोसाइनिन की वजह से ही शरीर का जो या ब्लड चैनल्स के अंदर जो ब्लड का कलर होता है वो पेल ब्लू दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम डायग्राम के माध्यम से कोर्स ऑफ ब्लड फ्लो को और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। पता नहीं हुआ।